Assalamu alaikum. Today we will study about the simple eutectic system. बेसिकली होता क्या है कि जैसे अगर हम सपोज कर लें, अब ये टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए हम यूटेक्टिक सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं, और इसमें होता क्या है कि ए और बी कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं लिक्विड स्टेट में, लेकिन जब आप उनको कूल करते हैं तो जो ए है वो प्योर फॉर्म में मिल जाता है आपको, और बी भी जो प्योर फॉर्म में आपको सॉलिड फेजेस में मिल जाते हैं। तो ऐसा हो कैसे सकता है, ये हम चेक करते हैं। ये आप इस डायग्राम को देखें, इसमें इस पॉइंट पे 100% ए है आपके पास, ठीक है। और हम सपोज कर लेते हैं कि ए का फ्रीजिंग पॉइंट इधर है, इधर आपके पास 100% बी है, और हम ये फर्ज कर लेते हैं कि बी का फ्रीजिंग पॉइंट ए से थोड़ा नीचे है। और इस डायग्राम में इस साइड पे टेम्परेचर है और इस साइड पे कंपोजिशन यानी सी है, तो इसलिए हम इसे टीसी डायग्राम भी कहते हैं। और वैसे भी टू कंपोनेंट सिस्टम में रिड्यूस्ड फेज रूल मैं पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें हमने प्रेशर को इग्नोर कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए फिर इसमें टेम्परेचर और कंपोजिशन ही दो वेरिएबल्स बचते हैं जिनके अगेंस्ट आपने ग्राफ अपना प्लॉट करना होता है। अब इसमें ये देखें, ये ए है, अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो रहा है? असल में यहाँ पे तो 100% ए है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे तो ए तो 100% नहीं ना रहेगा, क्योंकि आप बी भी तो अंदर ऐड कर रहे हैं, तो फिर आपका बी भी अंदर आता जाएगा। तो इस वजह से आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगी। बेसिकली होता ये है कि जैसे जैसे आप सल्यूट मज़ीद अंदर ऐड करते जाएं तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नीचे गिरता जाता है, यानी डिप्रेशन हो जाती है फ्रीजिंग पॉइंट में। तो इसलिए जैसे जैसे ए के अंदर अब बी ऐड होता जाएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। अब इस जगह पे क्या है कि इस जगह पे हमारे पास 100% बी है, लेकिन जब मैं इस साइड को आऊँगी तो फिर ए ऐड होता जाएगा बी के अंदर, तो फिर बी का फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस होता जाएगा। अब जैसे वन कंपोनेंट सिस्टम में आप लोग बात करते थे कर्व्स के बारे में, एरिया के बारे में और ट्रिपल पॉइंट के बारे में, लेकिन टू कंपोनेंट सिस्टम में ट्रिपल पॉइंट नहीं बल्कि यूटेक्टिक पॉइंट के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले हम कर्व्स की बात करते हैं। ये हमारे पास ए सी कर्व है, ठीक है। अब ए सी कर्व में जो पॉइंट ए है, सिर्फ पॉइंट ए की मैं बात कर रही हूँ, ये जो पॉइंट ए है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली इसमें मैंने बताया कि ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए है, ठीक है। ये अभी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए है, लेकिन जब ए सी पूरी कर्व की मैं बात करूँगी तो उसमें आप देखिए कि ए का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता जा रहा है, डिप्रेस होता जा रहा है, फॉल करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप बी ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे बी ऐड होता जा रहा है तो बी जो ए का फ्रीजिंग पॉइंट है वो फॉल या डिप्रेस नीचे गिरता जा रहा है। तो एक चीज़ ये है कि इस कर्व के अलोंग ए, सॉलिड ए, और जब आप ए था तो ए के अंदर आप बी ऐड करते जाएंगे तो वो सोल्यूशन भी तो बनेगी ना, एक सोल्यूशन ऑफ बी इन ए। ए तो पहले मौजूद था, लेकिन अब बी भी आप ऊपर से ऐड करते जा रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें इक्विलिब्रियम में इस कर्व के अलोंग एग्जिस्ट करेंगी। सॉलिड ए, ठीक है, वो अभी मौजूद है, ये नहीं कि वो फ़ौरन ही ख़त्म हो गया, वो अभी मौजूद है। इसके अलावा सोल्यूशन ऑफ बी इन ए, क्योंकि हमने पहले ही यूटेक्टिक सिस्टम में बता दिया था कि ये कम्प्लीटली मिसिबल होंगे लिक्विड स्टेट में, ए और बी। आप दोनों को ऐड, बी भी तो अंदर ऐड होता जा रहा है ना, जैसे जैसे आप इस कर्व के अलॉन्ग मूव करते हैं ए सी कर्व के, ठीक है, ये बी ऐड होता जा रहा है। तो इसलिए सॉलिड ए और सोल्यूशन ऑफ बी इन ए आपस में इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेंगे इस कर्व में। अब अगर मैं फेजेस की बात करूं इस कर्व में, तो फेजेस कितनी हो जाएंगी? दो, ठीक है। एक फेज ऐसी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड ए मौजूद होगा, और दूसरी फेज ऐसी होगी जिसके अंदर ये सोल्यूशन फेज है, ठीक है ना, सोल्यूशन ऑफ बी इन ए। ये एक ही फेज कंसीडर करनी है आपने, एक फेज ये और एक फेज ये, दोनों को ऐड करके फेजेस दो हो जाएंगे। अब इसी तरह बी सी कर्व की अगर मैं बात करूं तो ये देखें, ये बी सी कर्व है, ठीक है। इस कर्व में जैसे इस इधर हमने ए पॉइंट को पहले रिप्रेजेंट किया था, अब यहाँ पे पहले बी पॉइंट को, तो बी पॉइंट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी को, कि ये बी का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है।
अब बी सी कर्व, अब पूरी कर्व को देखें। पूरी कर्व में क्या हो रहा है कि बी का फ्रीजिंग पॉइंट देखें नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है। कर्व बी सी, पहले उसने पॉइंट बी को एक्सप्लेन किया है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी है। दूसरे नंबर पे उसने एक्सप्लेन किया है कि जो बी सी कर्व है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो फॉल करता जा रहा है, क्योंकि अब उसके अंदर ए ऐड होता जा रहा है। सेम इसी तरह जैसे ए वाली साइड पे बी ऐड होता जा रहा था, अब बी वाली साइड पे ए ऐड होता जाएगा, तो बी का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। तो अब इस साइड पे भी क्या है कि सॉलिड बी तो मौजूद होगा, जैसे इसमें सॉलिड ए भी अभी मौजूद था, और सोल्यूशन ऑफ बी इन ए, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि बी के अंदर आपने ए ऐड करना है, तो सोल्यूशन ऑफ ए इन बी। तो इस केस में भी आपके पास फेजेस कितनी बनेगी, 2। अब दोनों कर्व के अलॉन्ग कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट सिस्टम है ये, दोनों कर्व में सी क्या है, 2, 2 ही कर्व है ना बेसिकली इसमें, तो कंपोनेंट दोनों में 2 है, क्योंकि हम 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वो तो 2 ही होगा। अब फेजेस इसमें भी 2 और इसमें भी 2 हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन हमने पहले ही पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 2 कंपोनेंट सिस्टम पे हम रिड्यूस्ड फेज रूल को यूज़ करते हैं, तो फिर यहाँ पे 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, तो सी की जगह 2 कंपोनेंट है दोनों कर्व्स में, और पी फेजेस 2 फेजेस है दोनों कर्व में, और इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। यानी आपको एट अ टाइम एक वेरिएबल को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। या तो आप कंपोजिशन को चेंज करते जाएं, ठीक है, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, या आप टेम्परेचर चेंज करें, कंपोजिशन फिक्स, इस तरह हो जाएगी, ठीक है। तो यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कर्व के अलॉन्ग 1 आई है। अब हम बात करेंगे यूटेक्टिक पॉइंट की। जैसे 1 कंपोनेंट सिस्टम में ट्रिपल पॉइंट आता था, इसी तरह 2 कंपोनेंट सिस्टम में हमारे पास यूटेक्टिक पॉइंट आता है। ये देखें, ए सी कर्व और बी सी कर्व किस पॉइंट पे मिल रही हैं, सी पॉइंट पे। तो ये जो सी पॉइंट है बेसिकली ये आपके पास है यूटेक्टिक पॉइंट। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आपके पास सॉलिड ए भी मौजूद होगा, ठीक है, सॉलिड बी भी मौजूद होगा, और सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी, तीनों चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है। ये देखें, मतलब इधर से सॉलिड ए आएगा, इधर से सॉलिड बी, ठीक है, और सोल्यूशन ऑफ ए और बी भी इस पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इसमें यानी फेजेस कितनी हो जाएंगी, 3, ठीक है, पी इसमें 3 हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर भी रिड्यूस फेज रूल अगर हम अप्लाई करें तो कंपोनेंट तो 2 ही हैं, ठीक है, फेजेस 3 तो 0। तो यानी जो यूटेक्टिक पॉइंट या जो ट्रिपल पॉइंट्स आपके पास होते हैं उनमें वेरिएबल्स स्पेसिफाई करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, उस पर तीनों वेरिएबल्स सॉरी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो फिक्स होते हैं, इसलिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आती है। अब अब हम एरियाज पे आते हैं, ठीक है। अब देखें, एरिया आपके पास ए सी कर्व के ऊपर वाला एरिया और बी सी कर्व के ऊपर वाला एरिया आपने एक्सप्लेन करना है, यानी बेसिकली ए सी बी, ये पूरी, ये जो दोनों हैं इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ए सी बी कर्व। ए सी बी कर्व के जो अबव ऊपर वाला एरिया ना, उसको आपने कंसीडर करना है, नीचे वाला नहीं, ठीक है। अब देखें, इस एरिया में क्या प्रेजेंट है, सिर्फ सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें फिर फेज क्या हो जाएगी, 1, सोल्यूशन है ना, तो ये एक फेज हो जाती है, ठीक है। कंप्लीटली मिसिबल नहीं है, हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये लिक्विड स्टेट में कंप्लीटली मिसिबल होंगे, तो जो कंप्लीटली मिसिबल होते हैं उनकी फेज 1 हो जाती है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं अप्लाई करूँ वही रूल, तो इसमें 2 बन जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 वेरिएबल्स को यानी टेम्परेचर और कंपोजिशन दोनों को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इफ़ेक्ट ऑफ कूलिंग चेक करेंगे। अब हमने इस चीज़ को स्टडी कर लिया कि दोनों ए और बी कम्प्लीटली मिसिबल है लिक्विड स्टेट में। उसके बाद हमने कहा था कि अब हम इनको कूल करेंगे, और कूल करने के बाद क्या होगा कि आपको ए और बी दोनों प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे सॉलिड फेज में, ठीक है। तो अब हम अगर कूलिंग इफेक्ट को चेक करें, तो कूलिंग इफेक्ट के लिए हमने ए सी बी के नीचे वाला एरिया देखना है, ओके। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखें, ये जो टी ई लिखा हुआ है,
इस पॉइंट पे यूटेक्टिक पॉइंट आया था ना, इस साइड, इस लाइन पे, ये जो सी पॉइंट है ये यूटेक्टिक पॉइंट था ना, ठीक है। तो इस साइड पे हमने टेम्परेचर मेंशन किया हुआ, इस साइड पे हमने कंपोजिशन मेंशन की हुई है। तो अगर मैं इधर से थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे जो कंपोजिशन होगी इस पॉइंट पे उसे आप कहेंगे यूटेक्टिक कंपोजिशन। और इधर से अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा इस पॉइंट पे उसे आप कहेंगे यूटेक्टिक टेम्परेचर, ठीक है। तो अब बेसिकली होता क्या है कि अगर टी ई यूटेक्टिक टेम्परेचर और ए सी कर्व, यानी ये वाला, ये जो ट्राइंगल रीजन है, इसमें मैं चेक करूँ तो इसमें आपके पास सॉलिड ए भी मौजूद है और सोल्यूशन ऑफ बी ए बी इन ए, ये दोनों चीज़ें मौजूद है। तो यानी इस रीजन में फेजेस आपके पास होंगी 2, ओके, इस रीजन में। अब इधर भी वही चीज़ होगी ना, यूटेक्टिक टेम्परेचर। अब अगर मैं बी सी और यूटेक्टिक टेम्परेचर के दरमियान वाला रीजन देखूँ, जैसे इस केस में देखा, तो इसमें भी सॉलिड बी और सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी मौजूद है, तो इसमें भी फेजेस कितनी है, 2, ये चीज़। अब कूलिंग इफेक्ट आपने कहाँ पे चेक करना है, ये देखिए यूटेक्टिक पॉइंट से नीचे। जैसे ही आप यूटेक्टिक पॉइंट से नीचे आएंगे और कूल करेंगे तो क्या होगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ सॉलिड ए और सॉलिड बी मौजूद रहेगा। क्योंकि जब आप चीज़ को कूल करते हैं तो जैसे लिक्विड वाटर है उसे आप कूल करेंगे तो वो आइस बन जाएगा ना। तो जैसे आप इधर भी इनको कूल करेंगे ना तो सारा लिक्विड ख़त्म हो जाएगा, कोई लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करेगा यूटेक्टिक पॉइंट से बिलो नीचे, और आपके पास सॉलिड ए प्योर फॉर्म में आ जाएगा और सॉलिड बी भी प्योर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये एक सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम था, ठीक है, 2 कंपोनेंट सिस्टम। अब इसी की बेस के ऊपर आप किसी भी 2 कंपोनेंट सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी लेड सिल्वर पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, इस तरह के जो भी सिस्टम्स हैं इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन लेड सिल्वर डायग्राम, फेज डायग्राम इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। थैंक यू।